नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 अप्रैल 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पारित किया गया है जिसमें ये डिमांड की जा रही है कि चंडीगढ़ जो है वो फुल फ्लेजेडली पंजाब की कैपिटल डिक्लेयर कर दी जाए, हरियाणा की कैपिटल नई बना दी जाए और चंडीगढ़ का जो यूटी का स्टेटस है वो भी ख़त्म हो जाए। इस तरीके की डिमांड पहले भी हुई है, ऐसी बात नहीं है पहली बार हुआ हो। दूसरी बात जो है वो ये है हमारे लिए कि अभी सेंसेक्स इतना राइज क्यों कर रहा है जबकि बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तीसरा, असम और मेघालय बॉर्डर के ऊपर कौन से डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि सेटल हुए हैं, तो इन तीनों पे हम नज़र डालेंगे एक एक करके। और लास्ट आर्टिकल हम यहाँ पर देखेंगे कि लुकआउट नोटिस क्या होता है, कौन इशू कर सकता है और क्या इसके कंसर्न्स होते हैं। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है, देखो पंजाब ने फिर से क्लेम किया है कि चंडीगढ़ जो है वो फुल फ्लेजेडली पंजाब की ही कैपिटल होनी चाहिए। तो देखो वैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में ये डिस्प्यूट बहुत लंबा चलता आ रहा है। अभी क्या है लेटेस्ट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी आपको पता है हमने बात भी की थी पहले, कि सेंट्रल सर्विसेज रूल्स में चेंजेस किए थे। तो ऐसे में चंडीगढ़ जो है वो दोनों स्टेट्स की कैपिटल के साथ में एक यूनियन टेरिटरी भी है और वहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाएगा तो उसमें रूल्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पर अप्लाई करने की बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जबकि पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना है कि पंजाब सर्विस रूल्स हैं वो अप्लाई होने चाहिए चंडीगढ़ में। ठीक है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके पहले एक चीज़ और चेंज की थी, वो ये कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है, जो भाखड़ा नांगल डैम जो है उसमें भाखड़ा में जो पानी का मैनेजमेंट है वो सारा देखने के लिए वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ डिप्लॉय होते हैं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में, उनकी रिक्रूटमेंट थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी की जा सकती है, केवल पंजाब या हरियाणा से ही नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए रूल्स निकाले थे। तो इन दोनों चीज़ों को पंजाब जो है वो ये सोचता है कि पंजाब की जो सरकार है उनका या पंजाब के लोगों का ये सोचना है कि इस तरीके से चंडीगढ़ को पंजाब से दूर किया जा रहा है, या फिर चंडीगढ़ की डिमांड जो है वो पहले से पंजाब की रही है कि पंजाब की ही कैपिटल है, तो ऐसे में चंडीगढ़ को भी कहीं दूर ना कर दिया जाए ज़्यादा। तो ये दो जो अभी चेंजेस आए हैं, एक तो चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल्स और दूसरा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं दोनों रूल्स, उनको लेकर के चंडीगढ़ की डिमांड बढ़ी है और एक स्पेशल सेशन बुलाया गया और इसमें चंडीगढ़ के लिए रेजोल्यूशन पारित किया है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल बनी पंजाब की। देखो, पार्टीशन जैसे ही हुआ ना इंडिया का, उसके बाद में पंजाब की जो इंडिया की तरफ जो पंजाब आया उसकी कैपिटल बन गई शिमला, नंबर 1। और फिर बात ऐसी थी कि पंजाब जो है उसकी नई कैपिटल हमें बनानी है, क्योंकि पहले तो इंडिपेंडेंस से पहले तो देखो लाहौर थी, वो पूरे पंजाब की एक कैपिटल हुआ करती थी, क्योंकि पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब दोनों एक साथ ही थे, लाहौर वहाँ की कैपिटल थी। अब क्या है, ये डिमांड होने लग गई। डिमांड तो क्या मतलब, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि पंजाब की कैपिटल हम बनाएंगे, एक बार तो हम शिमला को ही बना देते हैं और उसके बाद में हम एक बड़ी प्लांट सिटी होनी चाहिए। तो ऐसे में वहाँ पर आप देखोगे हिमालयन शिवालिक जो हैं, शिवालिक माउंटेन रेंज, देखो ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, उसके नीचे है शिवालिक रेंजेस की फुट हिल्स में नई कैपिटल बनाने की बात की गई और वहाँ पर लगभग 22 गाँवों को एक साथ प्लान में लाया गया। वहाँ पर रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस किया गया और उनको कॉम्पनसेशन दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, आपकी ज़मीन हमें दे दो, हम आपको दूसरी जगह ज़मीन रहने की दे देंगे। ऐसे वो 22 गांव जो थे, उन गांवों को फिर बाद में प्लान्ड मैनर में तैयार किया गया और चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल के तौर पे बन के आती है। कब? मार्च 1948 में ये प्रोसेस शुरू हो गया था। अब देख लो, जो कैपिटल थी वो शिमला से चंडीगढ़ में शिफ्ट हुई फिर 21 सितंबर 1953 और इनॉग्रेशन किया, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे ही, ठीक है। और नई कैपिटल बन गई फिर अल्टीमेटली 7 अक्टूबर 1953। तो सिटी का इनॉग्रेशन ये हुआ, सिटी कैपिटल बन गई 7 अक्टूबर 1953 को। अब देखो, हरियाणा जो है वो पंजाब से सेपरेट होकर के निकलता है 1966 में, ठीक है। तब तक पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आ जाती है
कि पंजाब से चंडीगढ़ का सेपरेट होना और साथ में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशन में आना या इनका बनना। तो सवाल पॉइंट ये आता है कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 ये पारित होता है, जिसके तहत नया स्टेट हरियाणा बना दिया जाता है। तो आप देखो कि एक तो हरियाणा बन गया, फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि हिमाचल जो है वो भी एक स्टेट के तौर पे निकला। पहले तो यूटी था हिमाचल, फिर उसके बाद में और पंजाब में जो भी हिली एरियाज़ थे वो सारे एरियाज़ हिमाचल को दे दिए गए। तो ऐसे में हिमाचल एक पूरा स्टेटहुड मिल गई हिमाचल को। और फिर पंजाब और हरियाणा के बीच में ये था कि भाई उनकी कैपिटल कौन सी होनी चाहिए। तब जाकर के ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी के तौर पे कंसिडर कर ली जाएगी और दोनों स्टेट्स के बीच में जो चंडीगढ़ है वो कैपिटल का काम करेगी। अब देखो, चंडीगढ़ को कैपिटल के तौर पे रिकॉग्नाइज कब किया गया था पंजाब के लिए? द कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1952, उसमें जब ये डिक्लेयर कर दिया था। तो देखो, अपने आप में कैपिटल तो ये शुरुआत से पंजाब के नाम से रही है। फिर जैसे ही हरियाणा सेपरेट हुआ तो फिर चंडीगढ़ में भी जो एसेट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पंजाब के हिस्से में तो चंडीगढ़ के 60% एसेट गए और हरियाणा के हिस्से में 40% एसेट गए। और ये जो प्रोविज़न थे ये किसके तहत किए गए? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966, जिसके तहत ये हरियाणा नया स्टेट बना था। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हो चंडीगढ़ दोनों के बीच में कॉमन एक प्लेस या कॉमन आप कह सकते हो कि कैपिटल के तौर पर रह गई। फिर बात ये आती है कि हरियाणा की अलग से कोई सेपरेट कैपिटल बनाने की बात नहीं हुई क्या? तो देखो, पंजाब को रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद में जब हरियाणा बना तो उस टाइम पर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी बन चुकी थी। तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि हरियाणा की एक अलग से कैपिटल होगी सेपरेट। ठीक है, और जनवरी 29, 1970 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि चंडीगढ़ जो है वो ही पंजाब की कैपिटल रहेगी और पंजाब की तरफ ही जाएगी। ये चीज़ अनाउंस कर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 1970 तक का ये स्टेटस रहा। फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, फतेह सिंह जो कि पंजाब के पंजाबी सूबा मूवमेंट के लीडर थे, कि भाई बात ऐसी है कि चंडीगढ़ जो है वो अभी तक पंजाब को ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। ठीक है ना, पूरा कंप्लीटली, क्योंकि अभी तक भी क्या है, हरियाणा और पंजाब दोनों कॉमनली ऑपरेट कर रहे थे। तो चंडीगढ़ को फिर बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड करने की बात आई कि चंडीगढ़ को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आधा हिस्सा पंजाब का, आधा हिस्सा हरियाणा का। पर इस बात को भी कैंसिल कर दिया गया। फिर अल्टीमेटली आया कि जी हरियाणा की अलग से एक हम कैपिटल सिटी डेवलप करेंगे और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए तो ग्रांट दिया और इतना ही 10 करोड़ रुपए का ही उधार दे दिया कि भाई आप 20 करोड़ रुपए लो और नई सिटी डेवलप करो, आपके पास में टाइम है। ठीक है, 5 साल का टाइम दिया गया और ऐसे में चंडीगढ़ पंजाब के पास रह जाएगा और हरियाणा की नई कैपिटल बन जाएगी। पर जैसे ही टाइम बीतता है तो न तो कोई सिटी डेवलप हो पाती है और जो पहले का स्टैंड था कौन सा कि नई सिटी बना दी जाएगी, वो भी स्क्रैप हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, अभी तक भी डिस्प्यूट वाली है, अभी तक भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू चलती आ रही है। आधे हाफ सेंचुरी से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। क्लेम क्या आ रही है चंडीगढ़ के लिए? तो देखो, बात ऐसी है, 1982 की बात है। ठीक है, जब अकाली दल ने अपनी तरफ से लगातार डिससेटिस्फेक्शन दिखाया था कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो कमियां छोड़ी गई थी, कौन सा? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966, जिसमें हरियाणा बनाया गया, फिर उसके बावजूद भी चंडीगढ़ को सेटल नहीं किया गया। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जैसे खालिस्तान की जो डिमांड थी वो जर्नैल सिंह भिंडरेवाला की लीडरशिप में लगातार डिमांड चली रही थी। तो वो भी यही टाइम था जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, जिसको हम आनंदपुर साहिब बोलते हैं, वहाँ पर भी लगातार एक ऑपरेशन क्रिएट हो रहा था। मतलब ऐसा माहौल हो रहा था पंजाब में कि सेपरेट होना है। चंडीगढ़ की भी डिमांड हाईलाइट हो रही थी, इधर अकाली दल लगातार अपनी हाईलाइट कर रहा था डिमांड्स को। तब जा कर के फिर बाद में ये जो यूटी का है, मतलब आप कह दो कि चंडीगढ़ जो है वो सेपरेट इनको ना देते हुए, पंजाब को ना देते हुए एक यूटी का टैग और दे दिया कि यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसी की पकड़ रहेगी, आप तो केवल अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। फिर 1985 में राजीव गांधी जी जब आते, क्योंकि 1984 में असैसिनेशन हो जाता है इंदिरा गांधी का, तो जब राजीव गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने अकाली लीडर
हरचंद सिंह लोंगेवाला के साथ में एक एग्रीमेंट किया, राजीव लोंगेवाला एग्रीमेंट भी बोला जाता है। और उस एग्रीमेंट में जो मेन थीम थी वो चंडीगढ़ की ही थी, और ये कहा गया था कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा, ठीक है। और 26 जनवरी 1986 की डेट फिक्स कर दी गई थी, ठीक है। पर आप देखो कुछ टाइम के अंदर अंदर ही जो हरचंद सिंह लोंगेवाला जो थे उनको असैसिनेट कर दिया गया था, क्योंकि खालिस्तान की डिमांड ज़बरदस्त चल रही थी। तो खालिस्तान के जो डिमांड करने वाले मिलिटेंट्स थे उन्होंने लोंगेवाला को मार दिया, तो वो वहीं पे अकॉर्ड ख़त्म हो गया। अब देखो बात ऐसी है कि ये कोई पहली बार नहीं है इस तरीके से असेंबली ने रेजोल्यूशन पारित किया है। इसके पहले ये 7वीं बार है जब चंडीगढ़ को फुल फ्लेजेड पंजाब की कैपिटल बनाने के लिए रेजोल्यूशन पारित किया हो। ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने पहले कर दिया है। आप सरकार है वो भी इसी चीज़ को लेके चल रही है कि भाई एक चीज़ बताओ, अभी पिछले सालों में जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद में नए स्टेट्स बने हैं, तो बोले जो स्टेट पुराना है उसके पास में ही कैपिटल रह जाती है, नए स्टेट को नई कैपिटल बनानी होती है। जैसे जनवरी 1, 1960 महाराष्ट्र से गुजरात अलग निकला तो मुंबई महाराष्ट्र के साथ रह गया। इसी तरीके से यूपी से उत्तराखंड निकला 9 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम पर उत्तराखंड को अपनी कैपिटल नहीं बनानी पड़ी और यूपी के पास लखनऊ रह गया। सिमिलरली छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, तो बोला भोपाल मध्य प्रदेश के पास ही रहा। सेम चीज़ पटना की बात की जाए तो पटना आज भी बिहार की ही कैपिटल है, जबकि झारखंड नया स्टेट बना था बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को, तो बोला उसको नई कैपिटल बनानी पड़ी। तो ऐसे में केवल आप देखो तो सारे केसेस किस फेवर में लेकर के आ रहे हैं, ये फेवर लेकर के आ रहा है सारा का सारा कि भाई जो नया स्टेट है उसको नई कैपिटल बनानी पड़ेगी। बस केवल एक तेलंगाना का केस ही ऐसा है जिसमें हैदराबाद जो है वो नए स्टेट के पास में है, आंध्र प्रदेश के पास नहीं गया। पर फिर भी इसमें कम से कम ये तो था ना कि 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया पार्लियामेंट में, तो ये कहा कि 10 साल तक जॉइंट काम होगा, हाई कोर्ट भी जॉइंट होगा, कैपिटल भी जॉइंट रहेगी 2024 तक। पर बोला पंजाब को, तो पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुए तो 50 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, बोला अभी तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। फिर सवाल पूछा गया हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनका तो जवाब एक ही आया कि देखो हमने पंजाब के की चीफ मिनिस्टर से बात की थी कि कैसे भी करके हम चंडीगढ़ को इस तरीके से मैनेज करें जिससे कि दोनों का काम आसानी से चल सके। एक देखो डिवीज़न की जब बात आई थी ना चंडीगढ़ की कि दोनों को आधा आधा बांट देंगे, तो वहाँ पर ये आ गया था कि जो सपना लेकर के चंडीगढ़ बनाया गया था, आज चंडीगढ़ को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, वेल प्लान्ड सिटीज़ में से एक है वर्ल्ड की में से, तो बोलो उसका अगर डिवीज़न कर दिया जाएगा तो वहाँ पे जो उसकी थीम आइडेंटिटी है वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए डिवीज़न का तो कैंसिल हो गया था। फिर देखो अब दोनों सरकारें, हरियाणा और पंजाब की सरकारें चंडीगढ़ से चलती हैं। अब उनके लिए क्या है, विधानसभा की जो कैंपस है या फिर जो हाई कोर्ट का कैंपस है उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आते हैं। तो देखो हरियाणा की तरफ से तो स्टेटमेंट है कि बोले चंडीगढ़ दोनों की ही राजधानी थी और दोनों की ही रहेगी। ये चीज़ अभी तक का डेवलपमेंट है। आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो ये कि जो लुकआउट नोटिस होता है वो कौन तो इशू कर सकता है और कब इशू करता है। पहले तो सबसे पहले तो कंटेक्स्ट की बात है। देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ये कहा है कि भाई एक जर्नलिस्ट है राणा अयूब, उनके खिलाफ में आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक LOC दैट मीन्स लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया, जिसके बेसिस पे जब राणा अयूब बाहर जा रहे थे इंडिया को छोड़ के किसी काम से, तो उनको मुंबई में रोक लिया गया। तो आप ये बताओ आपने LOC क्यों इशू किया, लुक आउट सर्कुलर क्यों इशू किया। तो ऐसे में पॉइंट ये आ जाता है कि ये है क्या और इसको इशू कौन कर सकता है। तो लुकआउट जो सर्कुलर होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके खिलाफ में कुछ इन्वेस्टिगेशन है या कोई ऑलरेडी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से एसोसिएटेड इंडिविजुअल है जो कि देश छोड़ करके जाना चाहता है या जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए डिफरेंट एजेंसीज जो हैं वो LOC इशू करती है। ठीक है, लुकआउट सर्कुलर कि भाई उसको बाहर मत जाने दो, अगर वो इंडिया छोड़ करके जाना चाहे तो उसको रोक लो, या बाहर से आने वाले बंदे को आने मत दो, इस तरीके के। तो बेसिकली इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स होते हैं, चाहे एयरपोर्ट पे हो चाहे सी पोर्ट पे हो, वहाँ पर ये चेक किया जाता है कि भाई इसकी जैसे ही उनका वीज़ा जो भी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं कि भाई उनके खिलाफ में कोई ऑर्डर्स तो नहीं डिक्लेयर हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको रोकना है या फिर कुछ और स्क्रूटिनी देखनी है कि कहीं उनको तो रिस्क नहीं है या फिर उनकी वजह से कोई और रिस्क तो नहीं है। तो ऐसे में सर्कुलर जो है वो ये काम करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ में अगर कोई प्रोसीडिंग है
तो गवर्नमेंट ऑफिस, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस की बात करेंगे हम, कुछ डेजिग्नेशन की बात करेंगे, वही एलओसी इशू कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात आती है कि कौन इशू कर सकता है। ये देखो कुछ अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वो ऑफिसर्स जिनकी रैंक डेप्यूटी सेक्रेटरी से नीचे ना हो, डेप्यूटी से थे ऊपर के सेक्रेटरी, ऊपर के लेवल के सेक्रेटरीज होंगे, वो एलओसी इशू कर सकते हैं। वो ऑफिसर्स जो कि जॉइंट सेक्रेटरी से भी ज़्यादा हो, कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट में, उनसे ऊपर के जो ऑफिसर्स होंगे वो एलओसी इशू कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो भी अपनी तरफ से, या फिर एसपी, वो भी इशू कर सकता है एलओसी कि भाई ये आदमी है, इसको बाहर, देश के बाहर मत जाने देना, या फिर ये आदमी है, इसको बाहर से देश में मत आने देना। इस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज वो भी अपनी तरफ से डिक्लेयर कर सकती हैं। और डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो कि इंटरपोल, दैट मीन्स जो इंटरनेशनल पुलिसिंग होती है ना पूरी, जिसमें हमारी तरफ से सीबीआई एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है इंडिया के लिए, तो उनके ऑफिशियल्स के द्वारा भी डिक्लेयर किया जा सकता है। या फिर जो SFIO, दैट मीन्स सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उनमें, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इनके द्वारा अगर ये एलओसी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाना पॉसिबल है। ठीक है, इसमें क्या होता है एलओसी में, आपको क्लियर हो ही गया कि कोई इंडिविजुअल बाहर जाए तो उसको रोकना, और कोई अंदर आए तो उसके एंट्री को मना करना, कि कहीं भी इशू हो सकते हैं। ठीक है, एक एलओसी है वो मॉडिफाई भी की जा सकती है, उसको डिलीट भी किया जा सकता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है। पर वो विड्रॉ कब किया जाएगा, जब जिस अथॉरिटी ने एलओसी इशू किया है ना, एलओसी का मतलब लुकआउट सर्कुलर, वो तभी विड्रॉ होगा, तभी मॉडिफाई होगा, तभी डिलीट होगा, जब जिस अथॉरिटी ने वो इशू किया है और वो इशू किया हुआ सर्कुलर किसके पास गया है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। तो फिर वो जो अथॉरिटी, जहाँ पर हम बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे, ठीक है, तो ईडी ने जो ये ऑर्डर्स डिक्लेयर किए ना, ठीक है, तो राणा अयूब के खिलाफ में, तो वो ऑर्डर्स विड्रॉ करने के ऑर्डर भी ईडी ही देगा, तब जाकर के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन उस ऑर्डर को स्क्रैप करेगा, चलो ठीक है कि आप अब जा सकते हो इंडिया छोड़ के। तो ये है एलओसी पूरा, जिसे हमें देखना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी कंटिन्यू है। दूसरी तरफ यूएसए के जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं इंडिया से। महंगाई भी कंट्रोल में नहीं है, उसके बावजूद भी सेंसेक्स 59,000 का टारगेट कैसे अचीव कर रहा है, उसके ज़्यादा कैसे चल रहा है। तो इसके पीछे का जो आंसर है वो ये कि अभी क्या है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बातें हो रही है, नेगोशिएशंस हो रही हैं। कल की न्यूज़ थी जिसमें टर्की नेगोशिएट कर रहा है, तो बोलो उससे एक अच्छा सिग्नल आ रहा है। ठीक है, दूसरा, हम सस्ती रेट पे रशिया से जो है वो पैसे, क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या फेवर कर रही है इंडियन मार्केट को, इसलिए सेंसेक्स थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये बस यही बताया जा रहा है, बाकी इतनी कैलकुलेशन है जो मुझे नहीं लगता आपके लिए काम की है। इसके आगे दूसरा जो आर्टिकल है वो देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर असम है, ये मेघालय है, ये वो एरियाज़ है रेड हाईलाइटेड, जिन एरियाज़ को हम कह सकते हैं असम और मेघालय के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, तो बात ऐसी है कि अभी असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर, इनकी मीटिंग हुई, और मीडिएशन किसकी प्रेजेंस में, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के प्रेजेंस में। तो लगभग 884 किलोमीटर की जो बाउंड्री है दोनों स्टेट्स के बीच में, वहाँ पर लगभग 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं। उनमें से 6 पॉइंट्स को रिजॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखो, आज के जो स्टेट्स हैं जिनमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो पहले यूनाइटेड असम में ही थे। मतलब असम से ही निकाल करके सेपरेट स्टेट्स के तौर पे इनको बनाया गया है, या फिर असम की कोई ना कोई टेरिटरी का कंट्रीब्यूशन इन स्टेट्स के बनने में है। मेघालय 1972 में बनता है, और ये जो बॉर्डर डिमार्केशन होती है उसके लिए एक कानून लाया जाता है जिसका नाम है असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969, और उसी के बेसिस पे ये बाउंड्री डिमार्केट कर दी जाती है। पर ये जो बॉर्डर डिमार्केट की गई ना, उसका इंटरप्रिटेशन असम तो कुछ और करता आया है और मेघालय कुछ और। रिजल्ट के तौर पे 12 ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई हुए जहां पर दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है। असम कहता है वो मेरा है, मेघालय कहता है वो मेरा है। फिर उसके बाद में बहुत सारी खींचतान के बाद में अब जा कर के
ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है कि जब दोनों स्टेट्स ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि 6 एरियाज़ जो हैं उनमें से हम जो है आधी आधी डिस्टेंस डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा ब्रेक थ्रू मिला है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन सी जगह हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बताई हुई है। आपको अगर लगे पढ़ना है तो पढ़ो, बाकी इतना ध्यान रख लो कि यहाँ पर है गारो, यहाँ पर खासी, यहाँ पर जैंतिया हिल्स है। तो खासी और जैंतिया हिल्स से एसोसिएटेड है मेनली ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, गारो से नहीं है। ये तीनों टेरिटरीज जो हैं, तीनों जो हिल्स हैं, ये मेघालयन प्लेट्यू का ही पार्ट है एक तरीके से, ओके। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके आगे चलते हैं। फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, रशियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, लवरोव, ये इंडिया की विजिट पे आए। तो पहले तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से इन्होंने मीटिंग की और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात की है। कि बात ऐसी है कि इंडिया कोई भी चीज़, आज की बात, अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहे रशिया से तो कर सकता है। और साथ में ये भी कहा है कि इंडिया अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएशन करना चाहे तो शायद ही कोई देश होगा जो कि ऑब्जेक्शन करे। तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर सकता है। ये रशिया की तरफ से ओपन बात कही गई है। इसके आगे अगर देखें तो इसमें बातें तो बहुत हुई हैं और इंडिया ने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल न्यूट्रल है और इसमें हमने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, या फिर जो हम देखेंगे इकोनॉमी पेज पे, कि बोला हम रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, 3 से 4 दिन तो हमने इंपोर्ट किया भी है, उसमें हमने ना तो किसी देश के सामने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ होने दिया, हमने हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे ही ध्यान दिया है। आज का जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन था उसका लास्ट आर्टिकल जो डिस्कशन में था वो यही पॉइंट था। इसके आगे इस वाली न्यूज़ में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं हम। वो ये कि अभी आप देखो दो ऐसे डेवलपमेंट्स, एक तो अफ़गानिस्तान के इशू को लेकर के अभी चाइना में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना तीनों की प्रेजेंस रही थी। अफ़गानिस्तान में तालिबान की पकड़ है तो तालिबान की ही जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसी के बंदे थे। पाकिस्तान की तरफ से शाह मसूद कुरैशी और चाइना की तरफ से चाइना के वेंग यी और बाकी चाइनीज़ प्रेसिडेंट खुद थे ही वहाँ पे। तो ये मीटिंग एक तो ऐसे में जब इंडिया प्रेसिडेंट था ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, अगस्त 2021 जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तब एक रेजोल्यूशन पारित हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसका नाम, वो रेजोल्यूशन नंबर है 2593, जिसमें अफ़गानिस्तान से एसोसिएटेड ही बातें कही गई थी कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का मिसयूज़ कोई नहीं करेगा, वहाँ पर लोगों के साथ में अत्याचार नहीं होगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ने नहीं देगा अफ़गानिस्तान, ठीक है। इस तरीके के रेजोल्यूशन पारित किए गए थे 2593 में। दूसरा कि एक हमने इसके बारे में देखा था ईरान और यूएस में भी आप देखो उधर P4+1 के बीच में बातचीत चल रही है और साथ में है इधर ईरान। P4 में कौन से हो गए, रशिया को छोड़ दो बाकी 4 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दीज आर यूएस, यूके, फ्रांस एंड एक बची आपका चाइना। और साथ में है रशिया अभी देखो सैंक्शंस लगाए हुए तो बातचीत में है नहीं, प्लस जर्मनी। और इधर आप देख सकते हो ईरान। इनके बीच में 2015 की JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था ये, ठीक है, जो कि 2015 में साइन हुआ था, उसको रिवाइवल को लेकर के भी बातचीत चल रही है। तो अफ़गानिस्तान का मुद्दा और ईरान का मुद्दा, ये 2 पॉइंट जो थे वो हमें देखने थे। क्वेश्चन आ सकता है कि JCPOA ये एग्रीमेंट रिसेंटली न्यूज़ में था, कंट्रीज़ कौन कौन से इन्वॉल्व थे, तो वो हमने देख लिया। और 2593 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है वो बहुत न्यूज़ में था, एसोसिएटेड किससे, अफ़गानिस्तान से। आगे चलते हैं। फिर देखो GST से संबंधित है। GST कलेक्शन मार्च 2022 में 1.42 लाख करोड़, जो कि हाईएस्ट रहा है अभी तक का, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था GST, तब से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा कलेक्शन GST का अभी हुआ है इसी महीने में। तो GST से रिलेटेड UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे डिटेल्स, ठीक है। इसके आगे NV रमन्ना जी का जो स्टेटमेंट था, जो स्पीच था, उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी सुबह डिस्कशन कर लिया था कि हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उन एजेंसीज़ को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं। तो आर्टिकल पूरा डिटेल में देखा था सुबह, तो अगर सुबह वाला वीडियो आपने देख लिया तो यहाँ पर कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। इसके आगे हम देखते हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी अभी कर्नाटका की विज़िट पे गए हैं, तो वहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, ठीक है।
सिद्ध गंगा मठ पर एक इवेंट था, ठीक है, और उस इवेंट का नाम है, वो इवेंट जो था 115वीं शिव कुमार स्वामी जी जयंती थी, ठीक है, जो कि लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो लिंगायत कम्युनिटी के बारे में आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ज़रूर पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, साइंटिस्ट्स ने अभी मिलकर के पहली बार एक कंप्लीट ह्यूमन जीनोम पब्लिश किया है। मतलब आप देखो कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमें हेरिडिटी में मिलती है हमारे माता पिता हमारे पूर्वजों से, उससे रिलेटेड जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको एक साथ इकट्ठा करना और वो शो करना। आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 7.9 बिलियन पीपल है, दैट इज़ अराउंड 790 करोड़ पीपल, 790 करोड़ लोग, ठीक है। तो कंप्लीट ह्यूमन जेनोम बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, पर फिर भी कुछ गैप्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको फुलफ़िल करते हुए ये अचीव कर लिया है। तो ये शुरुआत होती है 2003 में, जब एक प्रोग्राम शुरू होता है कि भाई हम कैसे कंप्लीट ह्यूमन जेनोमिक सीक्वेंस को हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें, आज की परिस्थिति भी ऐसी है कि जितना अभी पब्लिश हुआ है ना ये जीनोम का मतलब क्या होता है, देखो हमारी जो बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी में, कि कहीं पर भी कोई चीज़ स्टोर हो हमारे से रिलेटेड, जैसे हम चेक करते हैं, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसमें जो बेसिक एलिमेंट है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, बहुत सारे डीएनएज मिल करके या फिर डीएनएज का एक बंच होता है ना, उससे फिर जीन बनता है। और बहुत सारे जीन जब एक सीक्वेंस में या फिर बहुत सारे डीएनए जब एक कॉम्प्लेक्स मैनर में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं जीनोम। ये सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। और ये इनका काम क्या है, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन या फिर जो हमारी बॉडी का हमारा जो फिजिक है उसकी ट्रेट, कि बाल कैसे होंगे, कलर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, सारी चीज़ें, राइट। तो वो चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, आँखों का शेप कैसी होगी, नाक कैसा होगा, ये सारी की सारी वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को डिकोडिफाई करने के लिए एफर्ट्स किए गए, पर अभी भी 8% ऐसे जीनोम्स हैं जिनको फुली डेसिफर नहीं किया जा सका, डिकोड नहीं किया जा पाया, पर फिर भी ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस कंसिडर की जा रही है। और इसमें जो मेन रोल प्ले किया है वो है नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का ही एक पार्ट है, उनके द्वारा ये एफर्ट किए गए हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो फुल वर्जन जो रिलीज़ हुआ है इसमें आप मान के चलो बेस पेयर्स, ठीक है, जीनोम के सीक्वेंस में बेस पेयर्स टोटल कितने निकल के आए, 3.055 बिलियन, ठीक है। उनमें से आप देख सकते हो क्रोमोसोम्स या फिर आप कह सकते हो जिनसे हमारे जीन्स हैं उनकी बात करें तो नंबर ऑफ जीन्स उन्हीं को कोड करके, मान लो यहाँ पर जीन ए, जीन बी, जीन सी, इस तरीके से हम अगर कॉडिफाई करें, एक सेकेंड, तो ऐसे में लगभग 3.055 बिलियन, ये तो बेस पेयर मतलब डीएनए के जो पेयर्स हैं वो मिले, जिनसे कि हमारे बॉडी में जो सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनते हैं या फिर जीन की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जीन्स जिनका कोड बन करके फिर प्रोटीन कंटेंट बनता है, ठीक है, उसमें आप देखो 19,969 जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। और इनमें से लगभग जो आइडेंटिफाइड जीन्स हैं, है ना, इनमें से 2,000 जीन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, पहले जिनका पता नहीं था, जबकि ह्यूमन बॉडी में ही प्रेजेंट थे वो। और 2,000 में से भी अभी लगभग 115 ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं हमारी बॉडी में। बेसिकली ये जो जीनोम सीक्वेंस के ऊपर जो जितनी ये माथापच्ची की जा रही है ना, उसके पीछे ये है कि हमारी बॉडी में जो भी बीमारियां लगती हैं उनका क्या पास्ट रहा है, कितना म्यूटेशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें, उनकी हिस्ट्री का पता करना, उस चीज़ के लिए ये सीक्वेंसिंग अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ऐसे में आप देखो कि जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग है ये कितनी हेल्प करेगी कि कब आगे जीन में कोई म्यूटेशन होगा या कोई बीमारी अगर फैलती भी है हमारी बॉडी में तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं पहले ही, क्योंकि हमारे पास में पूरी जो स्टडी है वो अवेल हो जाएगी। अब ये जो 2,000 नए जो जीन्स का पता पड़ा है ना, इन 2,000 नए कौन से हैं जिनका या तो वो एक्टिव नहीं थे इसलिए हमारी बॉडी में उनका इफेक्ट नहीं था, या फिर एक्टिव मिले भी तो 2,000 में से कितने, सिर्फ 115, बाकी बचे हुए तो क्या है, डोरमेंट स्टेज पे हैं। पर अगर वो थोड़ा सा भी उनको ट्रिगर मिल गया तो वो एक्टिव होकर के हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जीनोम सीक्वेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने देखी शुरुआत 2003 से हो गई थी,
बट अल्टीमेटली गेन कर लिया गया, जो कि अच्छी बात है। आगे चलते हैं। इसके आगे देखो, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में चिंता की बात है। वैसे इंडिया ने अपनी तरफ से एड भी दी है, पर इमरजेंसी अल्टीमेटली डिक्लेयर कर दी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वहाँ पर। ठीक है, एक्सप्लेन पेज हमारा हो ही गया। इकोनॉमी पेज भी की बात करें तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो यूज़ होता है, ठीक है, प्लेन्स में, वो महंगा हो रहा है। वो तो सीधी बात है, क्रूड ऑयल महंगा होगा तो वो भी हो गई। नेशनल इंटरेस्ट में हमने रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदा है, ये भी हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में आज जो एनहेंस्ड पार्टनरशिप है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो साइन होगा, जिसमें लगभग 6,000 के लगभग गुड्स है ना, उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, 6,000 के लगभग गुड्स को कवर किया जाएगा, जो कि एक अपने आप में बायलैटरल ट्रेड को जो है वो एनहेंस करता हुआ दिखेगा। ठीक है जी, इसमें ड्यूटी भी है वो बहुत रिड्यूस कर दी जाएगी दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके। देखो, इन चीज़ों को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख चुके हैं। प्रीवियस जो वीडियोज़ है ना, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पर ये जो एक्सप्लेन्ड और न्यूज़ वाली जो प्लेलिस्ट है वो सेपरेट है। तो आजकल तो क्या, थंबनेल पे मैं आर्टिकल्स के नेम भी लिख देता हूँ, तो वहाँ पर आप देख लो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप के बीच में कोई है तो वो आप सर्च कर लो, स्क्रॉल करके इजीली 2 मिनट का काम है। ठीक है, रिवाइज कर लोगे वहाँ से ऑलरेडी जो दिया हुआ है, या फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया फ्री और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, जो भी है सारा। ठीक है जी, तो मेन जो चीज़ थी वो हमारी हो गई ख़त्म। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में जो भी कंटेंट था वो हमारा यहीं ख़त्म होता है।